आज हम उस कहानी की बात करेंगे जब भारत एक सोने की चिड़िया नहीं बल्कि मसालों की खान था। और यूरोप की सबसे बड़ी ताकतें वो इस खजाने तक पहुंचने के लिए एक ऐसी होड़ में लगी थीं जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। आधुनिक भारत के इतिहास की ये वो नींव है जहां से बीपीएससी से लेकर एसएससी तक हर परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है, एकदम। इस कॉर्पोरेट रेस की कहानी के उन सभी जरूरी पड़ावों, तारीखों और चेहरों को समझना जो सीधे एग्जाम हॉल में हमारे काम आएंगे। बिल्कुल। और ये कहानी एक रेस से कहीं बढ़कर थी। ये असल में एक जरूरत थी। एक जरूरत। हाँ, एक जरूरत जिसने खोजकर्ताओं को समंदर की लहरों पर उतार दिया। आज हम इसी जरूरत से शुरू करेंगे। समझेंगे कि ये कंपनियां भारत आईं क्यों, किस क्रम में आई, और फिर पुर्तगालियों और डचों ने यहाँ आकर ऐसा क्या किया जिसने आने वाले 200 सालों की राजनीति की दिशा ही तय कर दी। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सब शुरू ही क्यों हुआ? मतलब भारत और यूरोप का व्यापार तो सदियों से चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हजारों किलोमीटर का समुद्री रास्ता खोजने की जरूरत पड़ गई? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। जैसा आपने कहा, व्यापार तो सिल्क रूट जैसे जमीनी रास्तों से आराम से चल रहा था, लेकिन साल 1453 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1453? हाँ, ये तारीख दिमाग में बैठा लीजिए, 1453। इस साल उस्मानी तुर्कों ने कस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। और कस्तुनतुनिया उस समय यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मेन गेटवे था, है ना? बिल्कुल। ये एक टोल नाके की तरह था और तुर्कों ने इस नाके पर ताला लगा दिया। मतलब रास्ता बंद। यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ता लगभग बंद हो गया। अब यूरोप में भारतीय मसालों, खासकर काली मिर्च की डिमांड आसमान छू रही थी। उसे वहां ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड? हाँ। अब जब मेन रास्ता बंद हो गया तो उन्हें एक नए रास्ते की तलाश करनी पड़ी। इसी मजबूरी ने दुनिया की सबसे बड़ी भौगोलिक खोजों के युग को जन्म दिया। और इस रेस में सबसे आगे थे दो देश, स्पेन और पुर्तगाल। और यहीं पर वो दो मशहूर नाम सामने आते हैं जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा। कोलंबस निकले तो भारत खोजने थे, लेकिन पहुंच कहीं और गए। हाँ, ये भी एक मजेदार किस्सा है। 1492 में स्पेन की तरफ से कोलंबस निकले। उन्होंने सोचा कि दुनिया गोल है तो पश्चिम की तरफ से भी भारत पहुंचा जा सकता है। हाँ। वो पहुंचे भी, लेकिन वो जगह भारत नहीं बल्कि अमेरिका थी। अच्छा। तो कह सकते हैं कि भारत को खोजने के चक्कर में अमेरिका की खोज हो गई। और फिर 6 साल बाद असली कामयाबी मिली वास्को डी गामा को। सही। 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता लिया। वो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसका चक्कर काटकर हिंद महासागर में दाखिल हुए और सीधे भारत पहुंचे। सीधे भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करती है। कि ये भारत की खोज नहीं थी? एकदम। भारत कोई गुम हुई जगह नहीं थी। ये असल में यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए एक नए सीधे समुद्री रास्ते की खोज थी। और कालीकट में उस समय के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत भी किया। लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जब ये कंपनियां एक एक करके भारत आने लगीं, तो उनके आने का क्रम और उनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इसे दो अलग अलग लिस्ट की तरह समझते हैं। ठीक है। पहली लिस्ट है कंपनियों के भारत आने का क्रम। सबसे पहले आए पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा के साथ। ओके। उनके काफी बाद 1595 में आए डच। फिर मैदान में उतरे अंग्रेज 1600 में, और सबसे आखिर में आए फ्रांसीसी 1664 में। तो क्रम हुआ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन डच और अंग्रेजों के बीच होता है। हमेशा याद रखें, डच लोग अंग्रेजों से पहले भारत आए थे। ठीक है, तो भारत पहुंचने की रेस में पुर्तगाली पहले, डच दूसरे और अंग्रेज तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन जब अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की बारी आई, तो वहां क्या क्रम यही रहा? नहीं, यहीं पर खेल बदल जाता है और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है। अच्छा। अब देखते हैं कंपनियों की स्थापना का क्रम। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1458 में। इसके ठीक बाद 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। डचों से पहले? हाँ,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसके 2 साल बाद 1602 में बनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत बाद में 1664 में बनी। तो यहाँ पर अंग्रेज आगे निकल गए। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, डच लोग भारत तो अंग्रेजों से पहले पहुंच गए, लेकिन अपनी कंपनी उन्होंने अंग्रेजों से 2 साल बाद बनाई। ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। समझ गई। वहां भारत पहुंचने की रेस डचों ने जीती, पर कंपनी रजिस्टर करवाने की रेस में अंग्रेज आगे निकल गए। अब जब ये सब भारत पहुंच गए तो व्यापार करने के लिए इन्हें अपने बेस बनाने थे, जिन्हें हम फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी कहते हैं। सही। ये मैच द फॉलोइंग सवालों का एक पसंदीदा टॉपिक है। बिल्कुल। हर कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ और कब बनी ये हमें पता होना चाहिए। पुर्तगाली सबसे पहले केरल के तट पर उतरे तो जाहिर है उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचिन मतलब केरल में ही बनाई। ठीक। डचों ने अपना पहला ठिकाना 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाया, जो आज के आंध्र प्रदेश में है। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली। अब आते हैं अंग्रेजों पर, जहां एक छोटा सा पेंच है। हाँ, ये सूरत और मसूलीपट्टनम वाला कंफ्यूजन, ऐसा लगता है कि उन्होंने 2 जगह एक साथ काम शुरू कर दिया था। कुछ ऐसा ही समझिए। हुआ ये कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और सूरत में फैक्ट्री बनाने की इजाजत ले ली। लेकिन उस इलाके में पुर्तगालियों का दबदबा था, उन्होंने जहांगीर के कान भरे और काम रुकवा दिया गया। अच्छा। इस बीच अंग्रेजों ने हार नहीं मानी और 1611 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री बनाकर तैयार कर ली। तो वो पहले पूरी हो गई? हाँ, सूरत वाली फैक्ट्री का काम बाद में 1613 में पूरा हुआ। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो जवाब क्या होगा? यहीं पर सवाल की भाषा को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री बनाने का प्रयास या शुरुआत कहाँ हुई, तो जवाब होगा सूरत 1608। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनकी पहली पूर्ण या तैयार फैक्ट्री कौन सी थी, तो जवाब होगा मसूलीपट्टनम 1611। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वैसे इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत सूरत से ही की। ये दिलचस्प है। चलिए अब इस रेस में सबसे पहले आने वाला यानी पुर्तगालियों पर जरा गहराई से बात करते हैं। हमने सुना कि वास्को डी गामा जब यहाँ से मसाले लेकर वापस गया तो उसे अपनी पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद भी 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना? ये खबर जब यूरोप पहुंची होगी तो सोचिए क्या हंगामा मचा होगा। सही बात है। ये आज के किसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रिटर्न जैसा था। हर कोई भारत की इस ब्लैक गोल्ड की खान में हाथ आजमाना चाहता था। इसी मुनाफे ने पुर्तगालियों को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उनके मकसद को अक्सर 3G फॉर्मूले से समझा जाता है, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी यानी ईसाई धर्म का प्रचार, व्यापार से सोना यानी पैसा कमाना और दुनिया में अपनी ताकत की धाक जमाना। और इस धाक को जमीन पर उतारने का काम किया उनके वाइसरॉयज ने। तो इसमें सबसे पहला और बड़ा नाम किसका आता है? सबसे पहले थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वाइसरॉय बनकर आए। हाँ, अल्मीडा बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने एक पॉलिसी लागू की जिसका नाम परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब क्या था? क्या वो समंदर को शांत रखना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल उल्टा। इसका मतलब था समंदर पर अपना कब्जा जमाना। अच्छा। अल्मीडा का मानना था कि भारत में जमीन पर किले जीतने से बेहतर है कि पूरे हिंद महासागर पर अपना नौसैनिक दबदबा बना लो। अगर समंदर तुम्हारे कंट्रोल में है तो भारत के साथ व्यापार करने वाला हर जहाज तुम्हारे कंट्रोल में होगा। मतलब पूरे ट्रेड पर कंट्रोल? एक तरह से उन्होंने हिंद महासागर को पुर्तगाली झील बनाने का सपना देखा। लेकिन क्या ये पॉलिसी पूरी तरह कामयाब हुई? क्योंकि उनके बाद जो वाइसरॉय आए उन्होंने तो जमीन पर कब्जा करने पर जोर दिया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। अल्मीडा के बाद 1509 में आए अल्फोंसो द अल्बुकर्क। इन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक? जी। अल्बुकर्क ने समझा कि सिर्फ समंदर से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी एक मजबूत हेडक्वार्टर चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1510 में एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। गोवा पर कब्जा। एकदम सही। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ये तारीख और ये घटना भारतीय इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक है। गोवा पर कब्जा, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, एक ताकत बन गए थे। मैंने सुना है अल्बुकर्क की एक और पॉलिसी थी जो काफी विवादित भी थी। भारतीय महिलाओं से शादी करने वाली। हाँ, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके पीछे 2 मकसद थे। क्या थे वो? पहला, इससे पुर्तगालियों की एक स्थायी आबादी यहाँ बस जाती जो पुर्तगाल की वफादार होती।
और दूसरा, इससे स्थानीय लोगों के साथ रिश्ते मजबूत होते और सामाजिक समर्थन मिलता। लेकिन इसका एक गहरा मकसद ये भी था कि वो धीरे धीरे इस क्षेत्र का पुर्तगालीकरण करना चाहते थे, यानी अपनी संस्कृति को यहाँ फैलाना चाहते थे। और गोवा को राजधानी किसने बनाया, क्योंकि वो तो 1961 तक पुर्तगालियों का केंद्र बना रहा। गोवा को राजधानी बनाने का श्रेय तीसरे महत्वपूर्ण वाइसरॉय नीनो डी कुन्हा को जाता है। उन्होंने ही राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया और इन्हीं के समय में पुर्तगालियों ने 1535 में दीव और 1559 में दमन पर भी कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के आने से भारत को कुछ फायदे भी हुए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र आता है। हाँ, ये उनका एक बड़ा योगदान है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने ही गोवा में स्थापित किया। अच्छा। इसके अलावा आज हम जो आलू, टमाटर, अनानास, पपीता, काजू खाते हैं, ये सब फसलें भी वही अपने साथ भारत लाए थे। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और सबसे मजेदार तथ्य तो यही है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आए और सबसे आखिर में 1961 में गोवा से गए। तो पुर्तगालियों ने समंदर पर अपना दबदबा बना लिया था और मसालों के व्यापार पर एक तरह से एकाधिकार कर लिया था। ऐसे में किसी और यूरोपीय ताकत के लिए यहाँ पैर जमाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। डच इसमें कैसे कामयाब हुए? ये एक शानदार सवाल है। डच, जो आज के हॉलैंड या नीदरलैंड्स के हैं, वो बहुत चालाक व्यापारी थे। उन्होंने देखा कि पुर्तगाली मसालों के व्यापार को लेकर बहुत आक्रामक हैं, तो उन्होंने पुर्तगालियों से सीधे भिड़ने के बजाय एक बिल्कुल नई और विशाल मार्केट को पकड़ा, भारतीय कपड़ा, खासकर सूती वस्त्र। ये तो एक बेहतरीन बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मतलब जहां पुर्तगाली ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च के पीछे भाग रहे थे, वहीं डचों ने व्हाइट गोल्ड यानी कपास को अपना हथियार बनाया। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि मसाले एक लग्जरी आइटम है, लेकिन कपड़ा हर किसी की जरूरत है। सही बात है। उन्होंने भारतीय कपड़ों को यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में इतना लोकप्रिय बना दिया कि भारतीय वस्त्रों के निर्यात का सबसे बड़ा श्रेय शुरुआती दौर में डचों को ही जाता है। उन्होंने मसालों का व्यापार भी किया, लेकिन उनका मुख्य फोकस कपड़ा ही रहा। लेकिन भारत में डचों का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। आखिर उनका अंत कैसे हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने उन्हें भारतीय व्यापार की रेस से बाहर कर दिया? भारत में डचों की कहानी का अंत एक लड़ाई से होता है, और ये लड़ाई और उसकी तारीख दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी लड़ाई? साल था 1759 और जगह थी बंगाल में वेदरा। इसे वेदरा का युद्ध या बैटल ऑफ बिदारा कहते हैं। ये लड़ाई डचों और उभरती हुई शक्ति अंग्रेजों के बीच हुई थी। डच बनाम अंग्रेज। और नतीजा डचों के लिए बहुत बुरा रहा। इस लड़ाई में उनकी बहुत बुरी तरह हार हुई। तो मतलब ये डिसाइसिव था। हाँ, वेदरा की हार ने भारत में उनकी राजनीतिक और सैनिक शक्ति को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद वो सिर्फ छोटे मोटे व्यापारी बनकर रह गए और धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा लिया। अच्छा। एक तरह से वेदरा के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए बंगाल और भारत में अपना रास्ता साफ कर दिया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने हिंदुस्तान के मुकद्दर की बुनियाद रख दी। सबसे पहले इसकी नींव पर ही चलते हैं। ये कंपनी बनी कब, कैसे और उस वक्त हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? ये वो सवाल है जो मैच द फॉलोइंग में अक्सर दिखता है। यहाँ से कम 4 सीधे सवाल बनते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझना होगा। अच्छा। पहला और सबसे सीधा सवाल, स्थापना की तारीख। ये थी 21 दिसंबर 1600। 21 दिसंबर 1600, ठीक है। और दूसरा सवाल, इसे इजाजत किसने दी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। उन्होंने एक रॉयल चार्टर के जरिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इजाजत दी थी। अच्छा, तो ये इजाजत हमेशा के लिए थी या कुछ समय के लिए? मुझे लगता है कि शुरुआत में कोई भी इतनी लंबी बाजी नहीं खेलता होगा। बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में कंपनी को सिर्फ 15 सालों के लिए व्यापार का एकाधिकार मतलब मोनोपोली दी गई थी। अच्छा, एक तरह का ट्रायल पीरियड कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ट्रायल ही था कि जाके देखो काम जमता है या नहीं। और सबसे जरूरी सवाल, हाँ, यहाँ से जुड़ा सबसे जरूरी फैक्ट जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो ये है कि जिस वक्त लंदन में ये कंपनी बन रही थी उस वक्त दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। कमाल है। मतलब दो दुनियाओं के दो सबसे शक्तिशाली शासक, एक तरफ एलिजाबेथ प्रथम और दूसरी तरफ अकबर, अनजाने में एक ही कहानी के दो किरदार थे। बिल्कुल, ये कनेक्शन कहानी को और दिलचस्प बना देता है। और एक और दिलचस्प बात है इसके नाम को लेकर। नाम को लेकर? हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, लेकिन ये नाम इसे बहुत बाद में 1833 के एक्ट के तहत मिला था।
शुरुआत में तो इसका नाम बहुत लंबा था, क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाप रे। तो इस हिस्से से 4 बातें पक्की कर लें। तारीख 31 दिसंबर 1600, इजाजत एलिजाबेथ प्रथम से, भारत में शासक अकबर और ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बाद में मिला। एकदम सही। ठीक है, लंदन में कंपनी तो बन गई, लेकिन असली चुनौती तो भारत में थी। हाँ, यहाँ के शहंशाह से व्यापार की इजाजत लेना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। यहीं पर दूतों यानी एम्बेसडर्स की भूमिका शुरू होती है। हाँ, और यहाँ से किरदारों और घटनाओं का क्रम बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मौत हो गई। अच्छा। और उनकी जगह जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा बने। अब कंपनी का भविष्य उनके हाथ में था। उन्होंने ही पहल की और अपने दूत को भारत भेजा। और वो पहले दूत थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1608 में आए थे, है ना? सही। अब यहां से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, जहां से परीक्षक आपको फंसा सकते हैं। हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचे और मुगल दरबार गए। पहला सवाल, वो किसके दरबार में पहुंचे? जवाब है जहांगीर के। ठीक है, लेकिन जाल ये है कि हॉकिंस जो चिट्ठी लेकर आए थे वो बादशाह अकबर के नाम की थी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो इंग्लैंड से चले थे तब तक उन्हें अकबर की मौत जो 1605 में हो चुकी थी उसकी खबर ही नहीं थी। अरे वाह, मतलब खबरों को पहुंचने में इतना वक्त लगता था? बिल्कुल। तो सवाल सीधा नहीं पूछेंगे बल्कि घुमाकर पूछेंगे कि हॉकिंस चिट्ठी किसकी लेकर आया था। ये तो सच में एक बेहतरीन ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या हॉकिंस को व्यापार की इजाजत मिली? जहांगीर ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव की वजह से व्यापार की वैसी इजाजत नहीं दी जैसी अंग्रेज चाहते थे। तो फिर इसके बाद दूसरे और ज्यादा कामयाब दूत आए, सर टॉमस रो, 1615 में। वो भी जहांगीर के दरबार में ही पहुंचे और उन्होंने अपनी कूटनीति से व्यापार के लिए कई रियायतें हासिल कर लीं। तो 2 नाम याद रखने हैं, हॉकिंस 1608 और टॉमस रो 1615, दोनों जहांगीर के दरबार में। बिल्कुल। दूत तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी को व्यापार करने के लिए जमीन पर ठिकाने तो चाहिए थे, अपनी फैक्ट्रियां लगानी थी। इनकी तारीखों में अक्सर छात्र उलझ जाते हैं कि पहली फैक्ट्री सूरत में थी या मसूलीपट्टनम में। इस उलझन को हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। 3 साल और 2 जगहें याद रखनी है। बताइए। पहला 1608, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाने का काम शुरू किया। सिर्फ शुरू किया? हाँ। दूसरा 1611, लेकिन सूरत का काम पूरा होता उससे पहले ही उन्होंने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाकर तैयार कर ली। अच्छा। और फिर तीसरा 1613, इस साल जाकर सूरत वाली फैक्ट्री का काम पूरा हुआ। तो अगर सवाल आए कि पहली फैक्ट्री पर काम कहाँ शुरू हुआ, तो जवाब है सूरत, 1608। सही। लेकिन अगर सवाल हो कि पहली फैक्ट्री बनकर तैयार कहाँ हुई, तो जवाब होगा मसूलीपट्टनम, 1611। बिल्कुल सही। मतलब पहली ऑपरेशनल फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां तो लगा ली, लेकिन वो हर जगह चुंगी और टैक्स देते देते परेशान थे। हाँ, ये तो था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें बाकियों से आगे निकाल दे, एक तरह का वीआईपी पास। और शायद यही तलाश उन्हें उनके सबसे बड़े जैकपॉट तक ले गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से कंपनी की किस्मत पलटने वाली थी। पहला बड़ा जैकपॉट था 1632 का सुनहरा फरमान, यानी गोल्डन फरमान। ये किसने दिया था और क्यों ये इतना खास था? ये फरमान गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। इसके तहत सिर्फ 500 पगोड़ा, जो वहां की मुद्रा थी, वो सालाना देने के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर बिना कोई और टैक्स दिए, हाँ, बिना कोई और टैक्स दिए व्यापार करने की पूरी आजादी मिल गई। तो ये भारत में कंपनी के लिए फ्री ट्रेड का पहला बड़ा दरवाजा था। बिल्कुल। साल याद रखे, 1632, गोलकुंडा, सुनहरा फरमान। तो ये तो शुरुआत थी, लेकिन असली गेम चेंजर तो 1717 का फरमान था, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है महान अधिकार पत्र। ऐसा क्या था इस फरमान में? मुगल बादशाह थे फर्रुख सेयर। वो एक बीमारी से परेशान थे और जॉन शर्मन के नेतृत्व में आए एक ब्रिटिश मिशन में एक डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया। बादशाह खुश हो गए और उन्होंने कंपनी को 3 ऐसी रियायतें दी जिसने भारत में उनका भविष्य तय कर दिया। अच्छा, वो 3 रियायतें क्या थीं जिनसे सीधे सवाल बन सकते हैं? पहला, सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बंगाल में बिना किसी अतिरिक्त चुंगी के मुक्त व्यापार का अधिकार। सिर्फ 3000 में पूरे बंगाल में? हाँ,
दूसरा 10,000 रुपए सालाना के बदले सूरत में भी फ्री ट्रेड की इजाजत। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा था, बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में कानूनी मान्यता दे दी गई। एक मिनट, सिक्कों को मान्यता मिलना, ये तो सिर्फ व्यापार की बात नहीं रह गई, ये तो उन्हें एक तरह की राजनीतिक ताकत देने जैसा हो गया। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक टैक्स छूट की तरह देखना गलती होगी। असल में ये एक राजनीतिक बयान था। वो कैसे? फर्रुखसियर, जो खुद एक कमजोर मुगल शासक थे, इस फरमान से कंपनी को दूसरी यूरोपीय शक्तियों, खासकर फ्रांसीसियों के मुकाबले एक अनफेयर एडवांटेज दे रहे थे। तो ये सिर्फ पैसा बचाने का जरिया नहीं था? नहीं, ये अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने का एक कानूनी हथियार बन गया। इसीलिए इसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो कंपनी को व्यापारिक अधिकार तो मिल ही रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर तो उन्हें सीधे सीधे जमीन भी मिल गई, जैसे बंबई। हाँ, बंबई की कहानी भी बड़ी अजीब है। ये घटना दिखाती है कि भारत की किस्मत के फैसले यूरोप में कैसे हो रहे थे। बिल्कुल, बात 1661 की है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई। और इस शादी में दहेज के तौर पर पुर्तगालियों ने बंबई का द्वीप चार्ल्स तृतीय को दे दिया। हाँ, कमाल ही हो गया था। मतलब भारत की जमीन का एक टुकड़ा यूरोप में हो रही एक शादी में दहेज की तरह दिया जा रहा था। यही हकीकत थी। उस समय वो लोग इन इलाकों को अपनी निजी जागीर से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। तो फिर चार्ल्स ने मुंबई का क्या किया? उनके लिए बंबई एक दूर दराज का द्वीप था, उसका क्या करते? तो 1668 में उन्होंने इसे सिर्फ 10 पाउंड के सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। सिर्फ 10 पाउंड? और इस तरह भारत का भविष्य का आर्थिक केंद्र एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथ में आ गया। यहाँ 2 साल जरूरी हैं। 1661 में दहेज मिला और 1668 में कंपनी को किराए पर दिया गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा होगा। जहाँ फर्रुखसियर जैसे कमजोर शासकों से फायदा मिला, वहीं औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह से टक्कर भी तो हुई होगी। जरूर हुई, और वो टक्कर उस वक्त के शक्ति संतुलन को साफ दिखाती है। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज बंगाल के हुगली क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, मुगल जहाजों को परेशान कर रहे थे और किलेबंदी करने लगे थे। ये बात औरंगजेब को नागवार गुजरी। तो फिर क्या हुआ? कोई सीधा टकराव? हाँ, 1688 में औरंगजेब ने अपनी फौज भेजी और उनका सामना हुआ ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन चाइल्ड से। अच्छा, इस लड़ाई में अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई। सर जॉन चाइल्ड को भागना पड़ा और हुगली में उनकी फैक्ट्री छीन ली गई। तो ये घटना क्या दिखाती है? ये घटना बताती है कि 17वीं सदी के अंत तक मुगल सल्तनत इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि कोई उसे सीधे चुनौती दे सके। तो क्या अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया गया था? नहीं, अंग्रेजों ने तुरंत माफी मांग ली, जुर्माना भरा और आगे से नियमों का पालन करने का वादा किया। औरंगजेब ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत वापस दे दी। मतलब ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा सबक था। बिल्कुल, कि अभी सीधे ताकत से काम नहीं चलेगा, कूटनीति और इंतजार ही सही रास्ता है। यहाँ से परीक्षा के लिए औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड का नाम याद रखना जरूरी है। तो कंपनी के पास ट्रेडिंग पोस्ट थे, फरमान थे और बंबई जैसा शहर भी था। इन सबको सुरक्षित कैसे रखा जाता था? किलों से। हाँ, यहीं पर किलों की बात आती है, जो मैच द फॉलोइंग का एक पसंदीदा सवाल है। बिल्कुल, कंपनी ने अपने मुख्य व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी की और उन्हें प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया। 3 प्रेसिडेंसीज सबसे प्रमुख थीं, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। और यहीं पे उन्होंने अपने मशहूर किले बनाए। जी, छात्रों को ये लिस्ट रट लेनी चाहिए। कौन कौन से किले कहाँ थे? 3 किले सबसे जरूरी हैं। पहला, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में था। ठीक है, मद्रास में। दूसरा, फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता में था। फोर्ट विलियम, कलकत्ता। और तीसरा, फोर्ट लुई, ये पौंडीचेरी, आज का पुदुचेरी में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, फोर्ट विलियम, कलकत्ता, फोर्ट लुई, पौंडीचेरी। ये नाम और शहर सीधे सीधे याद रखने हैं। एकदम सही। ये वो सीधे नंबर हैं जो किसी भी छात्र को छोड़ने नहीं चाहिए। तो आज हमने देखा कि कैसे एक कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें हैं 1717 का फर्रुखसियर का फरमान, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, और उसकी 3 शर्तें। इसके अलावा 1632 का गोलकोंडा का सुनहरा फरमान, और जहांगीर के दरबार में आने वाले 2 दूत, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। बंबई का दहेज में मिलना और फिर कंपनी को किराए पर दिया जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हाँ, उन 3 किलों को नहीं भूलना है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे अंक दिला सकते हैं।
यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये व्यापारिक रियायतें और किलेबंद बस्तियां सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थीं। तो फिर क्या थी? ये एक बड़ी शतरंज की बिसात पर रखे गए मोहरे थे। हर किला, हर फरमान एक रणनीतिक चाल थी। अच्छा, इसी ने उस लड़ाई की नींव रखी जो आगे चलकर भारत पर कब्जे के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच लड़ी गई, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक मामूली टैक्स छूट का फरमान भविष्य के एक विशाल सामदम से ही। तो चलिए मुख्य एंग्लो फ्रेंच संघर्ष पर पहुंचने से पहले दो छोटे कंपनियों की बात कर लेते हैं, डेनिस और स्वीडिश, है ना? हाँ, उनका क्रम जानना जरूरी है। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क की थी, वो 1616 में भारत आई। अच्छा, और उन्होंने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के तंजौर जिले में त्रंकेबार में स्थापित की। लेकिन वो कोई बड़ी शक्ति तो नहीं बन पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनी। ये परीक्षा के लिए एक जरूरी फैक्ट है। सबसे अंत में आने वाली कंपनी। जी, हालांकि उनका जो मुख्य व्यापारिक खेत था वो भारत से ज्यादा चीन के साथ था, इसलिए भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका लगभग 9 के बराबर है। ठीक है, तो छोटी कंपनियों की बात हो गई। अब आते हैं असली हैवीवेट मुकाबले पर, जब मैदान में फ्रांसीसी उतरे। हाँ, और उनकी एंट्री का तरीका भी ब्रिटिशों से काफी अलग था। अच्छा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी des इंडिज ओरिएंटल्स कहते थे, उसकी स्थापना 1664 में हुई। उस समय फ्रांस के शासक लुई 14 में थे। बिल्कुल, और उनके जो प्रसिद्ध वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उन्हीं के प्रयासों से ये कंपनी बनी। पर इसका जो चरित्र था वो ब्रिटिश कंपनी से कह सकते जमीन आसमान का फर्क रखता था। वो कैसे? आई तो दोनों ही व्यापार करने थी। आई तो व्यापार करने थी, लेकिन उनकी बनावट में एक बुनियादी अंतर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी प्राइवेट शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, जो मुनाफे के लिए काम करती थी। हाँ, और अपने फैसले लेने के लिए काफी हद तक स्वतंत्र थी। वहीं फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी, उसका पूरा पैसा सरकार ने लगाया था। ओहो, तो डायरेक्टर भी राजा ही युक्त करते होंगे। जी, तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक तरह से ब्रिटिश कंपनी आज के स्टार्टअप जैसी थी, तेज, लचीली, मौके का फायदा उठाने वाली। बिल्कुल, और फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी विभाग की तरह धीमी, नौकरशाही में फंसी हुई, और हर बड़े फैसले के लिए पेरिस से आदेशों का इंतजार करने वाली। एकदम सही। और ये जो बनावट का अंतर था, ये आगे चलकर कर्नाटक युद्धों में उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो कंपनी बनने के बाद वो भारत आए। 68 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली सूरत में। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न दिखता है। हाँ, अंग्रेजों ने भी तो अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में ही स्थापित करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, क्योंकि सूरत उस समय पश्चिमी तट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और ये पैटर्न आगे भी चला। हाँ, सूरत के ठीक अगले साल 1669 में फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, जो पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह था। जी, तो इससे साफ पता चलता है कि फ्रांसीसी भी उन्हीं स्थापित व्यापारिक मार्गों को निशाना बना रहे थे जहां अंग्रेज पहले से मौजूद थे। और फिर उन्होंने पौंडीचेरी को अपना मुख्य केंद्र बनाया। बिल्कुल, 1673 में उन्होंने पौंडीचेरी पर नियंत्रण हासिल किया, जो 1954 तक उनके पास रहा, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध फोर्ट लुई बनाया। इसके अलावा चंद्रनगर, माही, कारिकल, ये सब भी उनके प्रभाव में आ गए। हाँ, तो अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, बल्कि एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की राह पर थे। और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, अंग्रेजों के साथ उनका टकराव तय हो गया। हाँ, और इसी संघर्ष को हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। इसे कर्नाटक युद्ध क्यों कहते हैं? ये आज के कर्नाटक राज्य में हुआ था? नहीं, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। यूरोपीय लोग जिस इलाके को कर्नाटक कहते थे, वो असल में आज के तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट और उसके आसपास का क्षेत्र था। अच्छा, जहां दोनों के मुख्य केंद्र थे, अंग्रेजों का मद्रास और फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी। बिल्कुल, इसीलिए संघर्ष का मुख्य अखाड़ा यही क्षेत्र बना। तो चलिए इस 3 राउंड के मुकाबले का पहला राउंड शुरू करते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक। इसकी वजह तो भारत में नहीं थी, है ना? नहीं, इसकी चिंगारी यूरोप में लगी थी। यूरोप में उस समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और उसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जी, और वही दुश्मनी भारत में उनकी कंपनियों तक पहुंच गई। ब्रिटिश नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया, तो जवाब में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने 1746 में मद्रास पर ही कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान एक सेंट थॉम का युद्ध भी हुआ था, वो काफी मशहूर है। हाँ, सेंट थॉम का युद्ध
इस संघर्ष की बहुत ही निर्णायक घटना थी। जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने उन्हें शहर खाली करने को कहा। और फ्रांसीसियों ने मना कर दिया। हाँ, तो नवाब ने अपनी 10,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना भेज दी। दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की एक छोटी सी टुकड़ी थी, कुछ 100 सैनिक। लेकिन वो जीत गए। बुरी तरह से हराया उन्होंने। इस छोटी, अनुशासित और आधुनिक हथियारों वाली सेना ने नवाब की विशाल सेना को हरा दिया। तो ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये यूरोपीय सैन्य रणनीति की श्रेष्ठता का एक प्रदर्शन था। बिल्कुल, इसने भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों दोनों को दिखा दिया कि एक छोटी सी प्रशिक्षित यूरोपीय सेना बड़ी से बड़ी भारतीय सेना पर भारी पड़ सकती है। और फिर इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? ये युद्ध 1748 में यूरोप में हुई एला शैपल की संधि के साथ खत्म हुआ। अच्छा। इस संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया और बदले में उत्तरी अमेरिका में कुछ इलाके फ्रांसीसियों को। तो पहला राउंड तो एक तरह से बराबरी पर छूटा। दोनों पक्ष बस अगले मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका उन्हें भारत की अपनी राजनीति ने ही दे दिया। यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 1754 तक चला। हाँ, और ये विशुद्ध रूप से भारतीय परिस्थितियों की देन था। इस बार अखाड़ा बना हैदराबाद और कर्नाटक, जहां उत्तराधिकार का विवाद छिड़ गया था। और दोनों यूरोपीय कंपनियों ने इसे अपने प्रभाव को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका समझा। एकदम, उन्होंने भारतीय शासकों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इस खेल के माहिर खिलाड़ी थे। तो उन्होंने एक गुट का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने दूसरे का। बिल्कुल, तो ये भारतीय राजकुमारों का युद्ध रहा ही नहीं, ये पर्दे के पीछे से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध बन गया। अंबूर का युद्ध इसी का एक हिस्सा था। लेकिन डुप्ले इतना सफल रहा तो फिर फ्रांसीसियों ने उसे वापस क्यों बुला लिया? ये तो एक बड़ी गलती लगती है। यहीं पर फ्रांसीसी कंपनी की सरकारी प्रकृति उसकी कमजोरी बन गई। डुप्ले की नीतियों में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। और फ्रांसीसी सरकार को मुनाफा चाहिए था, राजनीति नहीं। सही बात है, उन्हें ये घाटे का सौदा लगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने आरकाट पर हमला करके पूरा पासा पलट दिया। तो फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। हाँ, 1754 में। और ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। और फिर 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई। जी, इस संधि में दोनों ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, लेकिन ये वादा सिर्फ कागजों पर था। ठीक है, तो अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम राउंड पर। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। ये तो निर्णायक था। बिल्कुल, ये असली खिताबी मुकाबला था। इसका कारण एक बार फिर यूरोप में था, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 Years War। हाँ, और कुछ इतिहासकार इसे पहला विश्व युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये हर उस जगह लड़ा गया जहां ब्रिटिश और फ्रांसीसी हित टकराते थे। और इसी युद्ध के दौरान 1760 में वो प्रसिद्ध लड़ाई हुई जिसने भारत में फ्रांसीसियों का भविष्य तय कर दिया, वोंडीवाश का युद्ध। हाँ, 22 जनवरी 1760। वोंडीवाश का युद्ध इस पूरे संघर्ष का क्लाइमैक्स था। ये एक सीधी लड़ाई थी, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ फ्रांसीसी। इसमें किसी भारतीय पक्ष का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। एक तरफ सर आयरकूट और दूसरी तरफ काउंट लाली। जी, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत के पीछे कई गहरे कारण थे। पहला, ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसी नौसेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, तो उन्हें रसद और सैनिक सहायता मिलती रही। बिल्कुल। दूसरा, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल के अपार संसाधन आ गए थे, फ्रांसीसियों के पास धन की कमी थी। और तीसरा कारण वही सरकारी बनाम निजी कंपनी वाला। हाँ, ब्रिटिश कंपनी तेजी से फैसले ले सकती थी, जबकि काउंट लाली को फ्रांसीसी सरकार से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा था। इन सब कारणों ने मिलकर वोंडीवास में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार तय की। और इस हार के बाद फ्रांसीसियों का भारत में राजनीतिक विस्तार का सपना हमेशा के लिए टूट गया। हाँ, 1763 में जब यूरोप में पेरिस की संधि हुई तो भारत में भी लड़ाई खत्म हो गई। इस संधि में क्या तय हुआ? पौंडीचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसियों को लौटा तो दिए गए, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या थी? कि वे अब यहाँ सेना नहीं रख सकते और न ही किलों की किलेबंदी कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो अब भारत में केवल व्यापारी बन के रह सकते थे, कोई राजनीतिक या सैन्य शक्ति नहीं। एकदम सही। पेरिस की संधि ने फ्रांसीसी चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अंग्रेजों के लिए मैदान पूरी तरह साफ हो गया। इन तीनों युद्धों की संधियां याद रखना थोड़ा मुश्किल है, एला शापल, पौंडीचेरी और पेरिस। हाँ, लेकिन इसके लिए एक बहुत सरल ट्रिक है, ए पापे। हाँ, ए से एला शापल, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस।
ये क्रम याद रखने में मदद करता है। ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये संधियां सिर्फ नाम के लिए अलग थीं या इनके चरित्र में भी कोई बड़ा फर्क था? यह एक बेहतरीन सवाल है। इन संधियों का चरित्र युद्ध के साथ साथ बदलता गया। एला शापिल की संधि एक स्टेटस को संधि थी, मतलब युद्ध से पहले की स्थिति बहाल करना, बराबरी वाली बात। हाँ, पांडिचेरी की संधि एक अस्थायी युद्ध विराम जैसी थी, लेकिन पेरिस की संधि एक निर्णायक राजनीतिक समझौता थी। इसने फ्रांसीसियों को सैन्य रूप से पंगु बना दिया और भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता पर अंतिम मोहर लगा दी। बहुत बढ़िया। तो ए पापे सिर्फ 3 नाम नहीं, बल्कि संघर्ष के 3 अलग-अलग चरणों का प्रतीक है। बराबरी, अस्थिरता और अंत में निर्णायक जीत। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। जरूर। अब जल्दी से दोहराते हैं। डेनिस कंपनी 1616 में आए पहली फैक्ट्री तंजौर के थ्रंकेबार में। स्वीडिश कंपनी 1731 में आए भारत में आने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी स्थापना 1664 लुई 14वें के मंत्री कोलबर द्वारा। ये एक सरकारी कंपनी थी। पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध और संधि थी ए ला शापिल। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, कारण हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का विवाद, संधि पांडिचेरी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध और संधि पेरिस की संधि। और इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? वांडीवास का युद्ध 1760। इसमें अंग्रेज सेनापति थे सर आयरकूट जो विजेता थे और फ्रांसीसी सेनापति थे काउंट लाली जो पराजित हुए। और इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन और अंग्रेजों के लिए सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बनने का रास्ता साफ हो जाना। और संधियों का क्रम याद रखने की ट्रिक? ए पापे, एला शापिल, पौंडीचेरी और पेरिस। ये एक बेहतरीन सारांश था। इसने पूरे विषय को अच्छी तरह से समेट दिया है। तो ये था यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उनके आपसी संघर्ष का विश्लेषण। कर्नाटक युद्धों ने न केवल फ्रांसीसियों का भविष्य तय किया, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी रखी। इन तथ्यों, उनके पीछे के कारणों और परिणामों को अच्छी तरह से समझने के लिए इस चर्चा को दोहराना और अपने नोट्स को संशोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बार बार सुनने से ये तारीखें और घटनाएं आपकी स्मृति में स्थायी हो जाएंगी। अपनी तैयारी जारी रखें। जी। इस चर्चा के बाद एक बिंदु पर विचार करना आपकी समझ को और गहरा कर सकता है। हमने देखा कि ब्रिटिश कंपनी निजी थी और फ्रांसीसी सरकारी। सोचिए, ये अंतर उनके काम करने के तरीके, उनके अधिकारियों की सोच और उनकी अंतिम सफलता या असफलता को कैसे प्रभावित करता है। इस बनावट के अंतर को समझना आपको केवल इस युद्ध को ही नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद के प्रकृति को समझने में भी मदद करेगा। बहुत ही बढ़िया। अगले अध्याय में हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे।